बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल एसएसपीएस का जो टेस्ट 2018 में कंडक्ट हुआ था और ये बीपीएस 17 का था। ये जो टेस्ट था इसके लिए जो टाइम होता है इस टेस्ट के लिए टाइम होता है 1 और 30 मिनट, जबकि इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं ये 400 मार्क्स होते हैं और इसमें तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होता है, जबकि हर क्वेश्चन जो गलत आंसर आप पिक करते हैं इसके लिए आपकी टोटल मार्क्स से -1 सब्ट्रैक्ट होगा। जबकि इसमें जो 17 MCQs है ये सब्जेक्ट पार्ट होते हैं, जबकि इसमें जो 30 MCQs होता है ये पेडागॉजी जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन अबाउट क्वेश्चन होता है, जबकि इसमें सम पार्ट इंग्लिश के भी होते हैं। तो लेक्चरशिप फिजिक्स के लिए जो जॉब्स अनाउंस हो चुके हैं इसी जॉब्स में भी 100 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। इस तरह ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी टेस्ट होता है ये, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें होता है। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे किस तरह आप क्वेश्चन के जो रिजल्ट होते हैं उसको करेक्ट कैलकुलेट कर सके। इसके अलावा जो लेक्चरशिप का जो टेस्ट होता है इसमें तकरीबन 70 MCQs होता है फिजिक्स के अबाउट, जबकि जो बाकी 30 MCQs है ये इसमें इंग्लिश और पेडागॉजी जो पार्ट होता है या जो एजुकेशन पार्ट होता है इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लेट आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जबकि इसका जो टाइम होता है इस टेस्ट का ये है 1 आवर एंड 30 मिनट और इसका जो मार्क्स होता है 400 मार्क्स होता है, जबकि एक MCQs का मार्क जो है ये 4 होता है। जबकि अगर आपका एक MCQs रॉन्ग हो जाता है तो इसके जो नंबर्स है ये -1 होता है। Now, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ इज इक्वल टू। एक ट्रांसवर्स वेव में अगर डिस्टेंस ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान अगर आप डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हो तो इसको हम क्या कहते हैं। तो लेट सपोज मैं एक यहाँ पर एक वेव फंक्शन ड्रा करना चाहता हूँ, ये है एक वेव। तो इस वेव में अगर आप इस तरह करते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस एक होता है ये ट्रफ, जबकि ये है क्रस्ट, तो इनके जो दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस हमारे साथ होता है लैम्डा, जबकि ये इसका हाफ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए λ/2। विच इक्वेशन इज डायमेंशन इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इक्वेशन डायमेंशन इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप ऑप्शन नंबर ए पर गौर करते तो यहाँ पर E = mc² है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। इस तरह VF = VI + AT ये भी इक्वेशन है और ये करेक्ट है, डायमेंशन करेक्ट होता है। S = VT² या S = AT², इसमें अब आपने देखना होगा इस साइड पर जो S = VT² है इस साइड पर डायमेंशन आप लेंथ है ये S डिस्टेंस है, जबकि VT² का डायमेंशन हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मीटर पर सेकंड और टाइम स्क्वायर है, पर सेकंड इनटू t² है। अगर आप इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये जो है मीटर सेकंड रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसी लिहाज से, चूंकि ये इनकरेक्ट है लेकिन हमने इनकरेक्ट को कैलकुलेट करना है, तो ये है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। Which one of the following is showing only unit of length, इसमें कौन सा यूनिट ऑफ लेंथ है। तो यहाँ पर आंगस्ट्रॉम ये यूनिट ऑफ लेंथ है, लेकिन केजी किलोग्राम और ग्राम जो है ये यूनिट ऑफ मास है। इस तरह यहाँ पर मीटर क्यूब जो है ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, इस तरह ये सेकंड है, जबकि यहाँ पर आंगस्ट्रॉम किलोमीटर एंड मीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए स्पेस में ये 3 एंगल रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक वेक्टर को 3 डायमेंशन में ड्रा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अल्फा बीटा गामा 3 यूनिट 3 एंगल्स हम लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक विद द एक्स एक्सिस। ये एक वेक्टर गिवन है और ये क्वेश्चन इस तरह है कि ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो लेट मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ कि ये लेट सपोज हमारे साथ है ओ वेक्टर, जिसके जो ए वेक्टर है जो एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो नाउ ये थीटा हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके जो यूनिट जो वेक्टर है इसके जो अलोंग द एक्स लेंथ है ये 2 है, जबकि अलोंग द वाई ये है √12। तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर √12
डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 हमारे साथ होते हैं 1.7 समथिंग, ये 1.7 समथिंग होता है, तो ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स का 60 का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर हम ए बी दो वेक्टर है इसके दरमियान एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेड टू टेल रूल या राइट हैंड रूल। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन ए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम? इसमें कौन सा डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है? रोटेशनल ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारे साथ होता है नो मोशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फैन इज। इक्वेशन नंबर 8 है कि अगर टार्क एक्टिंग करता है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फैन पर तो ये टार्क कितना होगा? तो ये 0 होगा। वेरी सिंपल है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो अगर एक यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें टार्क क्या होता है? 0 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 which shows the correct relation between time of flight t and maximum height h। इसमें कौन सा रिलेशन है जो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट के दरमियान करेक्ट रिलेशन बताता है? तो ये है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये प्रूव करूंगा कि किस तरह ये करेक्ट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट में आप रिलेशन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है तो इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जबकि जो दूसरा है इससे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल के ये जो रेड जो आपको नजर आ रहा है ये रेड कलर है, ये एक्चुअली पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। नाउ यहाँ पर जिसको फायर किया गया वी नॉट, इसके वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वी नॉट cos थीटा के बराबर, जबकि एक होता है वी नॉट sin थीटा जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पर जो है चूंकि यहाँ पर ये वर्टिकल मोशन हो रहा है तो इसमें हम कंपोनेंट जो वेलोसिटी के लिए वी नॉट sin थीटा लेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो हाइट इसी पॉइंट पर है, इसी पॉइंट पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये 0 होता है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। जबकि वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन हो रहा है sin थीटा एन टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, और ये होगा माइनस। नाउ अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाता है हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट sin थीटा एन टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब ये टी स्क्वेयर है तो इसके साथ ये कैंसल आउट होगा, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट sin थीटा 2 वी नॉट sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन है। अब हम जो दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इसी इक्वेशन में 2as तो यहाँ पर 2h, और जबकि जो एक्सेलरेशन है ये j बनेगा वीप स्क्वायर। अब ये जो हाइट हम फाइंड करना चाहते हैं ये हाइट क्या है? ये इसी पॉइंट पर वीप इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट पे हो जाता है, इसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन करता है, तो ये वीप इज इक्वल टू 0 है। जबकि वी आई ये है वी नॉट sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा। अब ये हमने इसलिए लिए क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में यूज होता है, तो यह वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वी नॉट sin थीटा है। अब हम यहाँ पर h को कैलकुलेट करें तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर ये भी माइनस है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये डाउनवर्ड, हम इसको लेते हैं माइनस वी नॉट स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हाइट के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो इसको इन दरमियान के रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। h इज इक्वल टू इसको वी नॉट sin थीटा
स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाइड करते हैं, जबकि 4 इसके साथ डिवीजन में भी लगाते हैं, तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाइड हो तो ये 8g होगा। अब g यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करते हैं, जबकि इस यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड, तो ये g स्क्वायर बनेगा। अब ये g अपनी जगह, जबकि ये 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g, हम इसको होल स्क्वायर ले सकते हैं, जबकि ये 8 ये रहेगा, ये जो 4 ये 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर, इसको हम 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब g अपनी हम इसको यहाँ पर लेते हैं, जबकि 8 यहाँ पर 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाई g होल स्क्वायर, ये क्या है, ये टाइम है, तो ये टाइम का स्क्वायर है, तो इसी तरह लिए यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा ये है g डिवाइड बाई 8 इंटू टी स्क्वायर, दैट विल द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ 10। The distance covered by a body and time t starting from rest is, अगर एक बॉडी है इसी पॉइंट से ये मोशन स्टार्ट करते हैं, रेस्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 है, तो vi इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर ये इसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो इसके जो ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये कितना डिस्टेंस कवरेगा, तो सिंस हमारे साथ इक्वेशन इस तरह है कि तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, तो हाफ at स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट है, तो ये है ऑप्शन ए हाफ at स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह है कि व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, अगर फोर्स पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को, देन देयर वर्क डन ऑन द बॉडी इज, तो द बॉडी पर वर्क डन क्या होगा, तो एफ और डी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा जो है ये मैक्सिमम होता है एंगल 0 पर, तो यहाँ पर एंगल 0 है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पार्टिकल हैव द सेम मोमेंटम, which of the following have highest kinetic energy। इस तरह है कि 3 पार्टिकल गिवन है, एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद है एक और पार्टिकल जो है प्रोटॉन, जबकि थर्ड जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा मैं इसको लार्ज बनाऊंगा, ये है हीलियम। तो इन दोनों में किसका, अगर इन दोनों का तीनों का जो मोमेंटम है ये सेम है, तो इसमें कौन से पार्टिकल का जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो है ये हमारे साथ इक्वल होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब हम इसको मोमेंटम के टर्म इसको लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये हमारे साथ होता है ये मोमेंटम की इक्वेशन, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब अगर यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी के दरमियान और इसके मास के दरमियान रिलेशन देखते हो तो ये इनवर्स रिलेशन है। अगर जिस पार्टिकल के मास ज्यादा है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो जिस पार्टिकल की मास कम है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम इसके सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इज 2 and 2 सेकंड। एक बल्ब है जिसकी जो पावर है वो 60 वाट है, जो 2 सेकंड के लिए इसको एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो इसके जो एनर्जी कंजम्पशन है कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ सिंपल इक्वेशन है कि W इज इक्वल टू फ्री मल्टीप्लाइड बाई टाइम, या P इज इक्वल टू पावर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको हम क्या कहते हैं पावर। तो यहाँ पर पावर जो है ये रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर है, तो W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T है। तो यहाँ पर जो पावर है ये 60 है मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम है वो 2 सेकंड है, तो 120 इसका करेक्ट रिजल्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। एक सर्कुलर मोशन की पीरियड किसके बराबर होते हैं। तो सिंपल इक्वेशन है 2πf इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब हम इसको अरेंज करते हैं कि 2π 1 डिवाइड बाई टी
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन वो इनवर्स है, तो ये इज इक्वल होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यह t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है डी इसमें करेक्ट है, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका नोट 1 का हेल्प लूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता। ये जो ड्रैगिंग फोर्स होता है ये हमारे साथियों को 6 पाई न्यू आर वी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर n जो है ये न्यू जो है ये हमारे साथ होता है विस्कोसिटी, तो एफ डी फोर्स डिवाइडेड बाई 6 पाई आर वी। अब 6 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम इसको लीव करते हैं, जबकि एफ डी हमारे साथ होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन फोर्स है, आर हमारे साथ लेंथ है, जबकि वेलोसिटी में लेंथ डिवाइड बाय टाइम होता है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कैपिटल M मास, जबकि एक्सेलरेशन में लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये है सेकंड डिवाइड बाय L स्क्वायर। अब इसके साथ ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये है M डिवाइडेड बाय S एंड L, या हम इसको लिखते हैं M S माइनस 1 L माइनस 1, या हम इसको कैपिटल M T माइनस 1 L माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द विस्कोसिटी। तो इसमें करेक्ट जो रिजल्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये किसके बराबर होता है, तो कांस्टेंट हमारे साथ होता है A1 V1। या अगर आप देखते हैं तो एरिया A1 हमारे साथ एरिया होता है, जबकि जो वेलोसिटी है ये हमारे साथ इक्वल होता है टाइम डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो है ये वॉल्यूम के बराबर होता है, तो ये डिवाइड बाय टाइम ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 to 1 इस ये लाई करते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस L और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीज द सर्किट decrease and the current circuit power factor S। अब पावर फैक्टर और इंडक्टेंस L या इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के दरमियान रिलेशन क्या होता है। अब इसके दरमियान जो रिलेशन है वो है cos पाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है R डिवाइडेड बाई Z है। तो अगर एक सर्किट में XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो इसका जो सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज होता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, तो पावर फैक्टर भी ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। इनके दरमियान जो रिलेशन है ये Z है, Z क्या होता है, टोटल रिएक्टेंस होता है जिसमें XL भी होता है या इंडक्टेंस L भी होता है, तो ये एक्चुअली डिक्रीज होता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है 3R LC सर्किट आर सेम व्हील ऑफ LC एंड वेरिंग रेजिस्टेंस R 2R एंड 3R। एक सर्किट गिवन है जिसमें 3R LC सर्किट है, जिसमें LC सेम है लेकिन रेजिस्टेंस जो है ये डिफरेंट है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है Q1 Q2 या Q3 जो Q फैक्टर इसको हम कहते हैं या पावर फैक्टर इसको कहते हैं Q फैक्टर, तो ये Q फैक्टर ये इसके दरमियान रिलेशन क्या होगा। अब Q फैक्टर वेरी सिंपल रिलेशन है, Q फैक्टर इक्वल होता है XL डिवाइडेड बाई R के। तो अगर आप यहाँ पर देते तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जबकि L और C दोनों सेम है, जबकि डिक्रीज होता है R के साथ, तो इन्वर्सली डिक्रीज होता है R के साथ, तो इसीलिए अगर यहाँ पर ये R के साथ इन्वर्सली डिक्रीज होता है तो ये है 1R, ये 2R, ये 3R है। तो इसका मतलब है कि 3R सबसे Q3 इसका Q3 हम इसको डिजिग्नेट करते हैं, तो ये 3R के लिए जो Q3 है ये सबसे कम होगा, तो Q3 सबसे लोएस्ट होगा, इस तरह Q2 इसके बाद होगा Q1। आई थिंक दिस इज ऑप्शन सी। Now question number 20 the behavior of resistance as frequency is dependent, ये frequency पर depend करते हैं। Question number 21 पर an RC circuit current leads the voltage by a phase angle, RC circuit में current lead करता है voltage से, तो ये किस इक्वेशन पर ये लीड करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बी, यहाँ पर ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और ये इसीलिए कि अगर आप इसके सर्किट पर गौर करते हैं तो इसका जो सर्किट जो
जो हमारे साथ इसका डायग्राम होता है तो ये होता है फाई, जबकि ये हमारे साथ होता है, चूंकि ये कौन सा सर्किट है, एक सी है जबकि ये है आर, तो हमारे साथ टेंजेंट फाई इज इक्वल होता है एक्स सी डिवाइडेड बाई आर के। अब अगर एक्स सी की वैल्यू आप के पिस्टन सर्किट में देखते हैं तो ये हमारे साथ इक्वल होता है ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी की। तो इसमें जो करेक्ट रिजल्ट हो गया ये ऑप्शन बी है। एक्स सी की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, और सी ओमेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द डिवाइस इन विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड। अगर एक वो कौन सा डिवाइस है जिसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ये स्टैटिकली इंड्यूस होता है। अब स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, अगर हमारे साथ कंडक्टर स्टैटिक फॉर्म में हो या रेस्ट में हो तो इसको हम स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब कंडक्टर अगर आप जनरेटर में देखते हो तो इसमें तो कंडक्टर मूवमेंट करता है, इस तरह मोटर में ये भी मूवमेंट करता है, जबकि ट्रांसफार्मर में ये मूवमेंट नहीं करता। इस किस्म की डिवाइस को जो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है इसको हम कहते हैं, ये हमारे साथ इसके जो एग्जांपल है ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें हमारे साथ 2 कॉइल्स होता है जो एक्चुअली रेस्ट में होता है, जबकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होता है, वेयरिंग करता है बिटवीन द प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये पावर इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसफार्मर रेशो 2/3 है। तो व्हाट इज द वोल्टेज एंड सेकेंडरी ऑफ द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल 30। तो वेरी सिंपल इक्वेशन है, EMF S डिवाइड बाई EMF V इज इक्वल होता है यहाँ पर टर्न रेशो की, तो टर्न रेशो है 3/2। तो अगर इसको इस साइड पर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 30 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 15, 35, 45 इज द करेक्ट रिजल्ट। तो इसमें है ऑप्शन ए, इसमें करेक्ट है। एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। एडी करंट प्रोड्यूस होता है जबकि मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट प्रोड्यूस होता है जब इसको फ्लैश करता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन ए।